शासन प्रणाली क्या थी। पहली बार उनके रूलिंग पैटर्न के जो साक्ष्य हैं वो हमको बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं बंगाल से। बंगाल में एक सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया कि जब प्लासी के बाद 1757 में बंगाल में नवाब उन्होंने मीर जाफ़र को बनाया था। मीर जाफ़र को बनाया था। ये नवाब किसकी मदद से बना था? क्लाइव की मदद से बना था। तो बंगाल में पावर उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दी थी। बंगाल में जितने भी खर्चे हैं वो सब शाही खजाने से होंगे। बंगाल में जितने भी खर्चे हैं वो शाही खजाने से होंगे। इसका मतलब है कि मीर जाफ़र को वो सारी चीज़ों का खर्चा वहन करना पड़ेगा जो वहाँ पर मैनेजमेंट के लिए लगती हैं, चाहे वो सेना हो या फिर कोई भी खर्चा हो। लेकिन वहाँ से आने वाली जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू जनरेशन होगा, उसका बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन तो स्थापित किया लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं ली उन्होंने। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी आपका व्यवस्था देखने की। पैसे कमाने की जिम्मेदारी उनके पास थी। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं डायरेकी, द्वैध शासन। द्वैध शासन यानी अगर कोई व्यक्ति बंगाल में रह रहा है तो उसको वो नियम भी मानने पड़ेंगे जो बंगाल के नवाब ने बनाए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के नियम हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी स्ट्रीम के हों, और उसको वो नियम भी उस पर लागू होंगे जो वहाँ के गवर्नर ने बनाए। और गवर्नर कौन है उस समय? क्लाइव है। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेकी शुरू कर दी, जहाँ कह सकते हैं कि एक जगह के दो राजा होने लगे। एक राजा अंग्रेज़ों की तरफ से होता है जिसे राजा नहीं कहा जाता है, गवर्नर कहा जाता है, और एक वहाँ पर पहले से राजा था। दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है आप अच्छे से जानते हैं? उसमें एक्चुअली पावरफुल है गवर्नर, वो पावरफुल नहीं है। राजा पावरफुल नहीं रखा गया क्योंकि राजा को तो कठपुतली बना दिया गया, वो तो गवर्नर ने ही उसको अपॉइंट किया है, इसीलिए वो गवर्नर के हित में था और गवर्नर के अगेंस्ट कोई फैसला ले नहीं सकता था। तो डोमिनेंसी किसकी होगी? ब्रिटिश सरकार की। तो यहीं से शुरू करते हैं ब्रिटिश सरकार का अपना शासन, कि बंगाल में कैसे शासन शुरू किया। फिर हम जब परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रश्न आता है कि बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया। हम कल भी डिस्कस किए थे। तो क्लाइव को बनाया गया, क्लाइव गवर्नर बना, और क्लाइव 1757 से लेकर के 60 तक गवर्नर रहा। उसके बाद और गवर्नर बने और 1772 तक यहाँ पर गवर्नर रहे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार ये कहा गया कि अब बंगाल में जो गवर्नर काम कर रहा है इतने दिनों से, अब वो गवर्नर नहीं होगा, उसको हम गवर्नर एज ए गवर्नर जनरल ट्रीट करेंगे उसको। तो वो गवर्नर नहीं होगा, गवर्नर जनरल होगा, ऐसे ट्रीट करेंगे। तो एक तो गवर्नर की सीरीज़ है हमारी, जो कहाँ से शुरू होती है? 1757 से लेकर के 1772 तक। और फिर जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर बना तो उसी के समय पर वो गवर्नर जनरल हो गया। तो उसने वो डायरेकी वाला रूल ख़त्म कर दिया। डायरेकी जैसे ही ख़त्म हुई तो बंगाल में अब कोई नवाब होगा ही नहीं। बंगाल की नवाबशिप एंड कर दी गई कि अब बंगाल में कोई नवाब नहीं होगा। अब बंगाल पूरा का पूरा ब्रिटिश शासन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाएगा। एंड ओनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल वाज कंप्लीटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटेन in 1772 when they abolish नवाबशिप and they abolish डायरेकी। जब उन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तो ऐसा लगने लगा कि अब बंगाल में केवल अंग्रेजों का शासन होगा, और उनका होने भी लगा। फिर यहाँ पर गवर्नर जनरल बन गया था। तो यहाँ से गवर्नर का सीरीज चल रहा है, फिर गवर्नर जनरल का, और यहाँ से गवर्नर जनरल चलेगा कहाँ तक? 1833 तक। 1833 में इसी पोस्ट का नाम बदल के हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इसका मतलब ये है कि अब इसका शासन पहले बंगाल पे चलता था, अब पूरे भारत पे चलेगा। जहाँ जहाँ तक अंग्रेजों का शासन है वहाँ पर एक ही गवर्नर जनरल होगा। फिर ये चला 1858 तक, और 1858 में इसका नाम बदल के कर दिया गया वाइसरॉय। तो वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स एंड देयर रिलेटेड मैटर्स वट एवर दे डन, वट एवर दे अप्रूव्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जिन जिन गवर्नर जनरल ने अपने अपने शासनकाल में जो जो काम किए हैं या उनके शासनकाल में जो घटनाएं घटी हैं, वी ऑल शुड नो अबाउट दीज। हम सबको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हियर आई एम गोइंग टू बिगिनिंग द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया।
भारत में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ करते हैं और शुरुआत कहाँ से करेंगे? बंगाल से। समझ में आया मैं क्या बताने वाला हूँ कि अंग्रेजों ने कैसे भारत में शासन शुरू किया? तो पहले होगा गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर। बंगाल में गवर्नर बनने की कहानी बहुत सरल है। प्लासी का युद्ध जीत करके उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, लेकिन वो गवर्नर पूरे के पूरे बंगाल का गवर्नर नहीं होता था, पूरे के पूरे बंगाल का गवर्नर नहीं होता था। वो उस रीजन का होता था जहाँ जहाँ नवाब ने उसको अपनी वो दी है गवर्नरशिप। धीरे धीरे उन्होंने बंगाल में दोनों शासन साथ साथ चलाए, नवाब का भी शासन है, गवर्नर का भी शासन है। इसको द्वैत शासन या डायरेक्टी कहते हैं। ये चलती रही। बंगाल में पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, कब से कब तक? 1757 से 1760। दूसरा गवर्नर कौन बना है बंगाल में? 1760 में क्लाइव का शासन खत्म हो गया और क्लाइव की जगह पर किसी और को गवर्नर बनाया गया जिसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल, हॉलवेल के बारे में ये कह सकते हैं कि हॉलवेल एक हिस्टोरियन भी था जो केवल 1760 में लगभग 7 महीनों के लिए गवर्नर रहा बंगाल का, है ना, 1760 में। और जब हॉलवेल को हटाया गया तो यहाँ पर बनता है वेंसीटाट। वेंसीटाट 1762-1765, 1762-1765 तक बनता है वेंसीटाट। वेंसीटाट जब गवर्नर है तो उसका टेन्योर 1760 से 1765 है। तो दो चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है कि इसी के शासनकाल में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट एंड बैटल ऑफ बक्सर दोनों लड़ी गई, क्योंकि एक हुई है 1761 में 1761 में और एक हुई है 1764 में। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का पहला युद्ध और 22 अक्टूबर 1764 को पानीपत का बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक, ये दोनों। पानीपत किस स्टेट में है? हरियाणा। बक्सर कौन से राज्य में है? बिहार में कि झारखंड में? झारखंड में नहीं, बिहार में ही अभी बिहार में ही है। ठीक, तो वेंसीटाट आया 1765 में। वेंसीटाट के बाद 1765 से लेकर के 1767 के लिए गवर्नर का जो पोस्ट है वो किसी स्पेशल आदमी को दी गई। कोई बता सकता है किसको दी गई? 1767 तक। और फिर 1767 से लेकर के 1769 तक। अगर मैंने आपको एंग्लो मैसूर रिलेशन पढ़ाए थे, 2 दिन पहले ही पढ़ाए, शायद 2-3 दिन पहले ही, तो एंग्लो मैसूर रिलेशन जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने कहा था कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था, याद है, 1767 में शुरू हुआ था, 69 तक चला था। और मैंने कहा था कि उस समय गवर्नर जो थे वो कौन थे? बंगाल के वेरेलस्ट थे। तो ये तो तय है कि यहाँ पर वेरेलस्ट साहब आ गए, है ना, यहाँ पर वेरेलस्ट साहब आ जाएंगे। और अगर 1769 की बात करेंगे तो यहाँ से 1772 तक यहाँ पर रहेंगे कटियार साहब। कटियार तो नहीं, कटियर थे, तो यहाँ पर कटियर रहेंगे। और 1772 से लेकर के 1774 तक रहेंगे यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स की हमको 2 चीज़ें समझनी है कि 1772 से 1774 तक ये रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ उनका पीरियड जो मैंने लिखा है वो इतना नहीं है, उनका पीरियड इससे भी आगे है। वो 1785 पर रहे थे, 1785 तक रहे थे वो गवर्नर, लेकिन मैंने केवल 74 लिखा है क्योंकि 74 तक ही वो बंगाल के गवर्नर रहे। 74 में वो गवर्नर जनरल हो गए थे रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद, इसीलिए वहाँ से वो व्यवस्था बदल जाएगी, वो गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो पहले कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद हॉलवेल, और उसके बाद वेंसीटाट, और वेंसीटाट के बाद है कौन? वेलेजली। अभी सबसे खतरनाक कमांडर को तो आपने बताया ही नहीं। क्लाइव फिर से आया था यहाँ पर यहाँ पर 2 साल के लिए क्लाइव फिर से आया था। क्लाइव के 2 कार्यकाल हैं, है ना। क्लाइव यहाँ फिर से आया था। और यहाँ आपको पता ही है आखिरी में कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले कर्टियर, और कर्टियर से पहले वेरेलस्ट। तो 5, 6 और 7 गवर्नरशिप हैं, लेकिन पर्सन देखेंगे तो 6 ही दिखेंगे आपको, क्योंकि क्लाइव 2 बार आया है ना।
अब किसके शासनकाल में क्या हुआ है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बंगाल का पहला गवर्नर है, इसके समय पर ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया, और ये तो कहने की बात ही नहीं, इसने खुद ही लड़ा था, तो प्लासी का युद्ध उसी के समय पर हुआ। लेकिन हॉलवेल है, ये हिस्टोरियन है, ये इतिहास भी लिखा है इसने, और ये वो है जिसे काल कोठरी की घटना के बारे में इसने लिखा है सबसे ज़्यादा। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि विच गवर्नर जनरल या विच डेलीगेट ऑफ ब्रिटिश पीरियड मेंशन्ड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने डिस्कस की है, तो हॉलवेल ने डिस्कस की है, क्योंकि ये कहता है कि मैं भी था उसमें, जो 146 थे उसमें से जो 23 बचे थे, दम घुटने के बाद जो मर गए थे उसके बाद बचे थे, उसमें वो भी था, ये उसका मानना है, हॉलवेल ने जो लिखा है। और अगर वेरेलिस्ट की बात करेंगे इसकी वेंसिटार्ट की, तो इसके समय पर पानीपत और बक्सर, ये दोनों युद्ध इसके समय पर हुए। क्लाइव के दूसरे कार्यकाल में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं हुआ है, क्लाइव के दूसरे शासनकाल में, बेरेलिस के शासनकाल में जरूर। कौन सा? फर्स्ट एंग्लो मैसूर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। और इसके समय पर, कटियर के समय पर कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। इसके समय पर कुछ हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स के समय पर, वारेन हेस्टिंग्स के समय पर हुआ है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। याद है वो रघुनाथ राव था जिसमें वो पेशवा नहीं बन पाया था, कई कोशिश की उसने, पेशवा नहीं बन पाया, तो वो 1774 में जो शुरू हुआ था वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ही था, वो मराठा वॉर था। तो ये वो हैं जिनको कहते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर। ठीक, अब बंगाल के गवर्नर कब तक रहे? 1774 तक रहे। फिर ब्रिटिश सरकार को लगा कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर काम कैसे करती थी, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, ये कंपनी का काम करने का तरीका क्या है? इस कंपनी काम करती है दो लोगों से कंट्रोल करके, एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक होता है कोर्ट ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ कंट्रोल, दो लोग होते हैं। इंग्लैंड में इसको कंट्रोल करने वाले जिन लोगों की पूंजी लगी थी इसमें पूरी की पूरी कंपनी में, बहुत लोगों ने अपना पूंजी लगाया था, कैपिटल लगाया था, उनको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे उनको। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें 6 लोग होते थे जो कहाँ बैठते थे? इंग्लैंड में बैठते थे। उन 6 लोगों ने इस कंपनी की देखरेख कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के ग्रुप को दे दी जिसको हम लोग कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें 24 लोग होते थे। वो 24 लोग इस कंपनी के बारे में डिसीजन लेते थे, लेकिन वो रिपोर्ट किसको करते थे? इंग्लैंड को ही रिपोर्ट करते थे। इन 24 लोगों ने एग्जीक्यूटिव के रूप में एक व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट कर रखा था जिसे कहते थे गवर्नर। तो गवर्नर एक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंपनी था उस समय, लेकिन वो पद दिया ऐसे लोगों को जाता था जो बहुत इफेक्टिव और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उन्हीं को दिया जाता था। वारेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पर आया तब तक स्थितियाँ बदल चुकी थी। रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है, रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ बहुत सारे सुधार हो गए। वारेन हेस्टिंग्स एक्चुअली में यहाँ पर जब आया था तो वो 1750 में आया था, 1750 में, और वो कंपनी में एक क्लर्क बन के आया था। कंपनी में क्लर्क बना, धीरे धीरे उसका प्रमोशन हुआ और 1772 के समय पर उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया, है ना। तो बंगाल का गवर्नर बना, और जब वो गवर्नर बना उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो उसे गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया। जैसे ही वो गवर्नर जनरल बना तो जो और गवर्नर थे 2, बॉम्बे के और मद्रास के, ये दोनों उसके सबऑर्डिनेट हो गए। अभी तक बराबर थे लेकिन अब ये उसके सबऑर्डिनेट हो चुके हैं, इसीलिए उसका कानून हर जगह माना जाएगा गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल ने भारत में एक नई परंपरा की शुरुआत की, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। उस समय क्या होता था, बंगाल में एक सिस्टम चलता था जिसमें कुछ जमींदार लोग जो लैंडलॉर्ड हैं वो टैक्स कलेक्ट करके लाते थे, टैक्स कलेक्ट करके लाते थे और वो टैक्स लेकर के कंपनी को देते थे। कंपनी उस टैक्स का एक हिस्सा उनके पास रखती थी और एक हिस्सा अपने पास रखती थी, बड़ा हिस्सा, लगभग 1/11 उनके पास होता था, बाकी इनके पास होता था, पूरा बच जाता था इनको। इसने सबसे पहले वो सिस्टम खत्म किया कि कोई भी जमींदार टैक्स कलेक्ट करके नहीं लाएगा। तो टैक्स कलेक्ट करके कौन लाएगा? तो उसने एक बोर्ड बनाया, उसको कहते थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया उसने, BOR, और उसने कहा कि ये बोर्ड का काम होगा टैक्स कलेक्ट करके, कलेक्ट करवाना कैसे भी करके। अब चूंकि बोर्ड है तो उसमें एक व्यक्ति तो होगा नहीं,
2 4 6 8 कितने भी लोग हो सकते हैं, तो उसने 6 लोगों का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जितनी भी ज़मीन से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स, ये लोग कलेक्ट करेंगे। अब बोर्ड के जो लोग हैं वो तो सब बड़ी पोस्ट के लोग हैं, वो कैसे जाएंगे किसी के पास टैक्स मांगने के लिए? तो उसने इसकी जिम्मेदारी एक ऑफिसर को दे दी और उस ऑफिसर से कहा कि आपको टैक्स कलेक्ट करके लाना है, और उसी को हम लोग कहने लगे क्या? कलेक्टर। जो कलेक्टर की पोस्ट है, तो कलेक्टर जो वर्ड दिया है वो वारेन हेस्टिंग्स की देन है, और आज भी हमारे यहाँ पर कलेक्टर ये काम करता है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर होता है उसको हम लोग डीएम कह देते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक्चुअली में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ रेवेन्यू का भी सबसे बड़ा ऑफिसर है ना? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जिले में कलेक्टर के पास कौन कौन सी पावर हैं। कलेक्टर जिले में एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर होल्ड करता है, और एक पावर होल्ड करता है रेवेन्यू की, रेवेन्यू के हेड की पावर होल्ड करता है। जिले में रेवेन्यू का सबसे बड़ा मालिक कलेक्टर है, ये दोनों पावर करता है। तीसरा, कलेक्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर भी हेड करता है, जैसे डीएम लिखा हुआ है उसमें। लॉ एंड ऑर्डर के भी ऑफिसर की पावर होल्ड करता है। सारी पावर कलेक्टर में ही रहती है, और हमारी परंपरा ये रही है कि ये सारी पावर हम ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति ने आईएएस की रैंक प्राप्त की हो। यूपीएससी के एग्जाम में जिसने आईएएस की रैंक प्राप्त की हो, उस व्यक्ति को हम ये सारी पावर दे देते हैं। तो उसे कॉमनली लोग, कुछ लोग कलेक्टर कह देते हैं, कुछ लोग डीएम कह देते हैं। जब वह रेवेन्यू का काम करता है तो उसका सही नाम क्या होता है? जब लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है तो सही नाम क्या होता है? मजिस्ट्रेट होता है। पहले कलेक्टर को जुडिशियल पावर भी थी। संविधान लागू होने से पहले कलेक्टर लोगों को सजा भी दे सकता था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होंगे। दोनों अलग अलग होंगे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग होंगे। इसका मतलब यह है कि एक ही आदमी में दोनों पावर नहीं हो सकती है। तो कलेक्टर के पास केवल एग्जीक्यूटिव पावर रह गई, जुडिशरी पावर डिस्ट्रिक्ट जज को दे दी गई, तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास चलेगी। इसलिए जज जुडिशरी का हो गया, कलेक्टर एग्जीक्यूटिव का हो गया, तो उसके पास अभी भी ये पावर है। तीनों पावर होल्ड करता है कलेक्टर, इसलिए वो जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर माना जाता है। कुछ लोग इसके लिए विरोध भी करते हैं कि एक आदमी में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि कोई साधारण आदमी नहीं है, उसको हमने यूपीएससी की परीक्षा के द्वारा जांचा परखा है, तो वो इन सारे मामलों का एक्सपर्ट है और ठीक ठाक समझ रखता है, इंटेलिजेंट भी है। ऐसे ही जब इसको डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? एसडीएम। एसडीएम दोनों पावर होल्ड करता है, कौन कौन सी? मजिस्ट्रेट की और रेवेन्यू की। याद रखिएगा, मैं एक बारीक चीज़ और बता दूं, अगर किसी तहसील में रेवेन्यू और मजिस्ट्रेट की पावर अलग अलग करनी हो तो एसडीएम अलग हो गया और एसडीओ रेवेन्यू अलग हो जाएगा, एसडीओ रेवेन्यू अलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति अगर होती है, बहुत रेयरली देखने को मिलती है, बहुत कम। 2-3 साल पहले गुना में ऐसी स्थिति बनी थी कि एक आईएएस लड़का आया था, उसको एसडीओ रेवेन्यू बना दिया और वहाँ पर एसडीएम अलग है। तो ऐसी स्थिति होगी तो नायब तहसीलदार कहाँ जाएगा? तो जब नायब तहसीलदार को कोई ज़मीन का मामला है, ज़मीन का मैटर है, तो वो किसके पास जाएगा? एसडीओ के पास, क्योंकि उसका बॉस कौन है? एसडीओ। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो उसका बॉस कौन हो जाएगा? एसडीएम हो जाएगा, है ना? और ये दोनों पावर एक ही आदमी को देते हैं हम, ज़्यादातर एमपी में भी ये दोनों पावर एक ही आदमी को देते हैं, और ऐसे व्यक्ति को देना पसंद करते हैं जिसने एमपीपीएससी की परीक्षा में डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक प्राप्त की हो। समझ गए? तो डेप्यूटी कलेक्टर आपकी रैंक है, पोस्ट नहीं है। पोस्ट डेप्यूटी कलेक्टर के बाद मिलती है। डेप्यूटी कलेक्टर कलेक्टर का सहयोगी होता है। जब तक आप कलेक्टर के ऑफिस में बैठे हैं तो कलेक्टर का काम करते रहेंगे, कलेक्टर वो आपको कुछ काम असाइन कर देगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जैसे ही फिर आपको किसी तहसील में इंडिपेंडेंटली भेज दिया जाएगा तो वहाँ जाकर के आप एक पोस्ट होल्ड करेंगे, एसडीएम, तो वहाँ आप एसडीएम कहलाएंगे। डिप्टी कलेक्टर को ही ये पावर दी जाती है, इसलिए हम ज़्यादातर एसडीएम डिप्टी कलेक्टर एक ही समझ लेते हैं, एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे जब आप डीएसपी बनेंगे तो एसपी ऑफिस में बैठेंगे, एसपी आपको ड्यूटी असाइन करेंगे कि भाई क्या क्या काम करना है आपको। लेकिन जब आपको लगेगा कि तहसील में इंडिपेंडेंटली भेज दिया गया आपको, तो वहाँ आप जाके क्या हो जाएंगे? एसडीओपी तब होंगे जब देहात में जाएंगे, और सिटी में जाएंगे तो सीएसपी हो जाएंगे, है ना? आपकी रैंक क्या है? डीएसपी। डीएसपी आपकी रैंक है ना। फिर आपको 2 ड्यूटी मिल सकती हैं अलग अलग। अगर आप देहात में गए तो एसडीओपी, सिटी में गए तो सीएसपी, और अगर भोपाल में है तो एसीपी, इंदौर में है तो एसीपी, बाकी जगह सीएसपी रहेंगे, है ना? तो इस तरह से ये रैंक होती थी, और ऐसी ही सारी पावर होल्ड करी गई किसमें? लेकिन इसके पास एक ही पावर थी, मजिस्ट्रेट पावर नहीं दी गई इसको, केवल टैक्स कलेक्ट करता था। तो कलेक्टर की पोस्ट बनाने के लिए किसको जाना जाता था?
वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता था। उसने ये पोस्ट बनाई और ये सारा काम करेगी। और जो लोग ये टैक्स वसूलते थे, जमींदार, जैसे आप जानते हैं बाबू सिताब राय थे, उन सारी पोस्ट को उसने बर्खास्त कर दिया कि इस प्रकार की पोस्ट पर अब कोई काम नहीं करेगा, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये काम करेगा। ऐसा उसने अपॉइंट कर दिया। और 2 कोर्ट बनाए उसने, एक था दीवानी कोर्ट और एक था फौजदारी कोर्ट। आज भी चलते कि नहीं चलते? क्या अंतर होता है दोनों में? फौजदारी क्रिमिनल, बिल्कुल सही है, फौजदारी और दीवानी। उसको आप ऐसे भी, ये मैंने उर्दू भाषा के शब्द लिखे, ये हिंदी के शब्द नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? दांडिक, दांडिक। और इसको क्या कहेंगे? जमीनी नहीं, और कोई शब्द बताओ। एक दांडिक, एक व्यवहार, इसको कहते हैं व्यवहार मामले, व्यवहार के मामले। ठीक, चाहे मैं उर्दू में दीवानी कह दूं, हिंदी में व्यवहार मामले कह दूं। आपने सुना होगा ना, कहीं लिखा था व्यवहार न्यायाधीश। तो वो न्यायाधीश क्या करता है? ये सारे मामले सुनता है, जिसमें क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है, ये सारे मामले सुनता है। और ये कौन से सुनता है? क्रिमिनल केसेस को सुनता है। इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं? क्रिमिनल। और इसको क्या कह देंगे? सिविल। इसको सिविल कह देंगे। तो आप समझ गए, जो इसका काम करता है उसको सिविल जज कहते हैं, सिविल जज। ये 2 मामले बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं। छोटे लेवल पर देखेंगे तो दोनों के अलग अलग जज होते हैं, इसमें सिविल जज होता है, इसमें क्रिमिनल जज होता है, या इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कह देते हैं। लेकिन जैसे ही मामला डिस्ट्रिक्ट जज तक जाता है ना, कुछ दांडिक न्यायाधीश होते हैं, कुछ व्यवहार न्यायाधीश होते हैं, लेकिन ये छोटे लेवल पर ही होते हैं। जब हम बड़े लेवल पर थोड़े से जाएंगे तो बड़े लेवल पर हमको देखने को मिलेंगे कि दोनों के लिए एक ही कोर्ट बना देते हैं। इस लिखा रहता है, आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जाएंगे उस पर क्या लिखा रहता है, पढ़ा है कभी? यस, इसको सत्र न्यायालय कहते हैं, इसको व्यवहार, है ना। तो उस पर लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, वहां पर दोनों तरह के मामले आते हैं, सत्र एवं व्यवहार न्यायालय। यानी सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट भी है और व्यवहार कोर्ट भी है, दोनों तरह के मामले वहां सुने जाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन जब और ऊपर जाते हैं तो उसके लिए अपन जज यूज नहीं करते हैं, उसके लिए जस्टिस ही यूज करते हैं। जस्टिस का भी यूज करते हैं और जज का भी यूज करते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जस्टिस वर्ड यूज करते हैं। जस्टिस का मतलब न्यायाधीश नहीं होता, हाँ, जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति होता है। और न्यायमूर्ति का मतलब है कि न्याय की मूर्ति, जिसके सामने हमेशा न्याय होगा, वो जहां बैठा है, खड़ा है, वो न्याय है, ऐसा माना जाता है। अगर हाई कोर्ट का कोई जज यहां आ जाए या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज यहां पर आकर के फैसला दे, तो ये कोई नहीं कहेगा भोपाल में फैसला हुआ है, वो ये कहा जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। उससे मतलब ही नहीं वो कहां खड़ा है, जहां वो बैठे हैं वही न्याय है ना, जहां वो बैठे हैं वही न्याय होता है। इसलिए उनको न्याय की मूर्ति कहा जाता है। ये हाई कोर्ट और उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय की मूर्ति नहीं बनाया किसी को, उसने केवल कलेक्टर की पोस्ट बनाई है। और ये 2 तरह के कोर्ट बनाए, और उसमें भी उसने 2 डिवीजन और किए थे। एक दीवानी कोर्ट होता था, एक सदर दीवानी होता था। सदर दीवानी ये होता था जहां 500 रुपए से ज़्यादा के मामले जाते थे, और जहां 500 रुपए से कम के मामले जानते थे वो दीवानी में निबट जाता था। तो उसने इसकी भी रैंक बना रखी थी। हमारे यहाँ होते हैं ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ऐसे उसने एक व्यवस्था स्थापित की। इसका मतलब यह है कि वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर प्रॉपरली रिफॉर्म करना चाहता था, सुधार करना चाहता, यही उसकी देन थी। और उसने कल्चरली भी बहुत सपोर्ट किया है। वारेन हेस्टिंग्स का जब शासनकाल रहा तो उसी शासनकाल में देखने को मिला एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। क्या किया था उन्होंने? क्यों जाना जाता है इनको, चार्ल्स विल्किंस को? है? इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ही मेड द ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इनटू इंग्लिश। तो चार्ल्स विल्किंस, और ये किसके कोर्ट में रहता था, किसके दरबार में था? दरबार मतलब किसके ऑफिस में था? वारेन हेस्टिंग्स के दरबार में था। तो हेस्टिंग्स ने इसको संरक्षण दिया। और कल ही मैंने आपको बताया है कि वारेन हेस्टिंग्स ने शिक्षा के लिए एक मदरसा बनवाया था। कहाँ बनवाया था? कलकत्ता में। कब? 1781 में। और इसी के ऑफिस से एडजॉइन था जिसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विलियम जोन्स, 1784 में।
उसने विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है वो कोई आम शासनकाल नहीं है। भारत में वास्तविक रूप से अंग्रेजी शासन पद्धति और नियमों का जो प्रारंभ हुआ है वारेन हेस्टिंग्स के समय पर हुआ है। जितने लोग मैंने बताए थे 6, चाहे वो क्लाइव हो, चाहे वो हॉलवेल हो, चाहे वो वेंसिटार्ट हो, चाहे वो फिर से क्लाइव हो, कटियार हो, वेरेलस्ट हो, इनके शासनकाल में बड़ी घटनाएं नहीं घटी हैं, क्योंकि ये लोग तो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया कि हम कैसे शासन करेंगे, और वो व्यवस्था शुरू की वारेन हेस्टिंग्स से। इसलिए जब भी गवर्नर जनरल पढ़ने का मौका मिलता है या पढ़ने के लिए सामान मिलता है तो वारेन हेस्टिंग्स सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है कि उसने सबसे ज़्यादा सुधार किए, सब कुछ किया है। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब ये काम कर रहा था तो इसको पावर किसने दी थी? रेगुलेटिंग एक्ट ने। रेगुलेटिंग एक्ट ने इसको गवर्नर जनरल बनाया था, तो इसके पास असीम पावर होती थी उसी समय, जिनका वो यूज़ करता रहा। और मैंने आपको बताया कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट की कमियों को दूर करने के लिए 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इससे वारेन हेस्टिंग्स नाखुश था, वरना वारेन हेस्टिंग्स को यहाँ पर कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट की बातों को सुनकर के वारेन हेस्टिंग्स को लगा कि मेरी पावर कम की जा रही है, कटेल की जा रही है, मेरी पावर को कम किया जा रहा है, इसलिए उसने रिजाइन कर दिया यहाँ से। उसने यहाँ से प्रॉपर्ली रिजाइन किया कि मैं यहाँ गवर्नर जनरल नहीं रहूँगा। उसने इस्तीफा दे दिया। किस कारण से? पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों के कारण से इस्तीफा दे दिया। तो इंग्लैंड में गया। इंग्लैंड में चूंकि इस्तीफा दे के गया है, और इसकी शिकायत भी बहुत मिलती थी लोगों को, क्योंकि जो पावरफुल होता है उसकी शिकायतें तो होती हैं, उसकी शिकायतें भी बहुत मिलती थी। तो वहाँ पर एक अंग्रेज लॉ ऑफिसर थे जिनका नाम था बर्क। उन बर्क ने इसके खिलाफ इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट ला दिया। इम्पीचमेंट समझते हैं? किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 61 एज इम्पीचमेंट। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति को और न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस फॉलो की जाती है, समझ गए? तो इसके खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाया गया। इम्पीचमेंट क्यों आया गया? कोई कमी तो बताई गई होगी। तो इसके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा कि जो मीर जाफर था उसकी तो डेथ हो गई थी। मीर जाफर की जो विधवा थी उसका नाम था मुन्नी बेगम, है ना? तो इसने इस पर यह आरोप लगाया, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ शिकायत की, उनका नाम था नंद कुमार। नंद कुमार ने शिकायत की कि वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए देकर लेकर के मुन्नी बेगम के लिए पेंशन निर्धारित करी है। तो उन पर यह करप्शन का आरोप लगाया गया कि जानबूझ करके मुन्नी बेगम से पैसा लिया है और उनके लिए पेंशन का निर्धारण किया है। किसने? इन्होंने। क्योंकि पेंशन के सारे काम गवर्नर जनरल ही देखता था। गवर्नर जनरल ने ही मुगलों को 20 लाख की पेंशन और अवध को लगभग 56 लाख की पेंशन तय की थी। तो अगर उनकी पेंशन तय करने के लिए इन्होंने पैसे लिए हैं मुन्नी बेगम से, ये उन पर आरोप लगाया गया। ठीक, हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हो सका, उनको बरी कर दिया गया, उनको यहाँ से बरी कर दिया गया। लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि वन एंड ओनली गवर्नर जनरल विच फेस्ड इम्पीचमेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद में एकमात्र गवर्नर जनरल जो भारत में रहा हो जिस पर महाभियोग चलाया गया हो उसे कहते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का ऐसा कार्यकाल रहा। वारेन हेस्टिंग्स ने न केवल रेवेन्यू रिफॉर्म किए, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी काफ़ी किए। हाँ, थोड़ी सी पावर को वो गवर्नर जनरल में ही सेंट्रलाइज रखता था, पावर को ज़्यादा लोगों तक वो नहीं करता था। और इसीलिए जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेज़ों की पावर को मजबूत करने के लिए अपने ऑफिसों को आदेश दिया, क्योंकि अंग्रेज़ जितने मजबूत होंगे उतना गवर्नर जनरल का तारीफ होगी, और उसकी बहुत तारीफ होती थी गवर्नर जनरल की। मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी मराठा वॉर की, जब एक संधि सूरत की हुई, एक संधि पुरंदर की हुई, फिर बसीन की हुई, फिर अर्जुन गांव की हुई, और ये सब गवर्नर जनरल ने उसमें खूब ठीक ठाक अपने मनपसंद काम किए थे। और कुल मिला के ये है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल को यहाँ पर हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि वो ना तो बहुत बेकार काल रहा, ना बहुत ऐसा अच्छा रहा। ब्रिटेन के लिए बहुत अच्छा रहा। भारतीयों का, भारतीय प्रशासन का अंग्रेजीकरण सबसे पहले किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। तो इसलिए वारेन हेस्टिंग्स को इसलिए बहुत
पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों में याद किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसको लिख कौन रहा है। हमारे पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ अच्छा लिखिए तो हम अच्छा लिख सकें, अगर वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए कह दे तब भी हम क्रिटिसाइज़ कर सकें तो फिर हम अच्छा मान लेंगे, है ना। तो आपको कार्यकाल इसका याद रहेगा, इसने क्या क्या किया मैंने बता दिया है। ये सारे कार्य इसी के द्वारा किए गए थे, है ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है, पहला एंग्लो मराठा वॉर, ये याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय पर आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी के समय पर आया। पिट्स इंडिया एक्ट के कारण से इसने रिजाइन कर दिया था और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटेन में इम्पीचमेंट चलाया गया, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग उस पर चलाया गया, ठीक। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसने बनाया, दीवानी कोर्ट यानी कि क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट इसने स्थापित किए और उन कोर्ट को अलग अलग पावर भी इसने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए उसको जानते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े रिफॉर्म किए। तो ये हम लोगों ने 6 लोगों को देखा। इसमें आखिरी में कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने 1772 से 1774 तक गवर्नर जनरल और 1774 से लेकर के 1785 तक गवर्नर जनरल का काम किया। तो 2 जगह उसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब 1785 में एक सीरीज खत्म हो गई, ये सब बंगाल के गवर्नर थे। अब जिसका भी नाम लेंगे वो बंगाल का गवर्नर नहीं है। अब कौन आएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल, लेकिन है बंगाल के ही, अब गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर नहीं आएंगे। तो पहले तो नाम इसी का आएगा, पहला किसका, वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785, ये उसका गवर्नर जनरल का शासनकाल है और उससे पहले वाला गवर्नर का था। इसके बाद आएंगे मैकफर्सन। मैकफर्सन ये केवल 1785 में आए थे, 1 साल के लिए, 1 साल भी नहीं, कुछ महीनों के लिए, इसलिए इनको कहते हैं टेम्परेरी होल्ड पर आए थे, एक्टिंग थे, ये कार्यकारी थे। और फिर आप सीक्वेंस याद रखिएगा, 85 में हम लोग पहुंच चुके हैं और 85 के बाद 86 आता है और उधर अमेरिका में क्या हो रहा है, 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया है। अमेरिका की सारी 13 कॉलोनियों ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया है इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड का शासन अमेरिका के 13 स्टेट में ख़त्म। जैसे भारत एक कॉलोनी था उनकी, ऐसी अमेरिका में उनकी 13 कॉलोनी थी। 13 कॉलोनियाँ छोटी छोटी थी हालांकि, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कॉलोनी थी 13 कॉलोनी। और 13 कॉलोनियाँ एक साथ अमेरिका से, ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा करती हैं। और इंग्लैंड की सेना जो अमेरिका में थी, अब वो ज़्यादा किसी काम की रही नहीं, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट हो गए, उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो वो सेनाएं वापस अमेरिका से इंग्लैंड बुलाई गई। इंग्लैंड जब सेना वापस बुलाई गई तो उनमें कमांडर एक और थे जिनका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कमांडर थे, वो भी 1776 के बाद अमेरिका वापस, इंग्लैंड वापस पहुँचे और उनसे कहा गया कि इंग्लैंड की स्थिति अच्छी नहीं है, इंग्लैंड के हाथ से बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ निकल गई, 13 कॉलोनियाँ एक साथ चली गई हैं, हमारा बिजनेस बहुत कम हो गया है। अब हमको एक कॉलोनी है जिस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जिसका नाम है इंडिया। तो इंडिया की स्थिति को और अच्छा करने के लिए, वेल एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उनको भेजा गया, किसको, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस ने यह कहा कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को कमांडर इन चीफ की पावर नहीं है। कमांडर इन चीफ की पावर जिसके पास होती है वो आर्मी का अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो टू प्लीज, उनको खुश करने के लिए, टू प्लीज कॉर्नवालिस, ही वॉज अवार्डेड विद द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। उसको पावर इन चीफ की कमांडर असाइन कर दी गई कि आप कमांडर इन चीफ बन के यहाँ से जाएंगे। तो पहली बार यहाँ पर कॉर्नवालिस 1786 में पहुँचते हैं, 1786 में। और मैंने आपको एक दिन टेस्ट में भी दिया था कि ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में बहुत काम किया और फिर दोबारा बन के आया, 1805 में दोबारा से बन के आया, लेकिन उसके बाद इसकी डेथ हो गई यहाँ पर। और इसकी डेथ कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। गाजीपुर बिहार के लिए जब जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से, तो रास्ते में मिलता है और वहाँ पूरा गाजीपुर से लेकर के जो सिवान तक का क्षेत्र है, ये पूरा गांजे के उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है, भांग और गांजे के उत्पादन के लिए बहुत क्लियरली जाना जाता है। तो वहाँ उनकी डेथ हो गई, वहीं उनकी समाधि बनी हुई है गाजीपुर में, कॉर्नवालिस की। और 1786 से इसने 1793 तक काम किया। इसके बाद इसको वापस बुला लिया गया क्योंकि इसको एक ड्यूटी और असाइन की गई थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो इसको पार्लियामेंट की ड्यूटी के लिए यहाँ से वहाँ बुला लिया गया, तो यहाँ से वापस चला गया। लेकिन जब वो यहाँ से गया तो बहुत कुछ सुधार करके गया है, ऐसे ही नहीं चला गया। कॉर्नवालिस यहाँ पर कॉर्नवालिस कोड बना के गए थे। कॉर्नवालिस कोड का मतलब ये होता है
कि किस आदमी को जो ड्यूटी असाइन की जाएगी वो अपने ही डिपार्टमेंट का हेड रहेगा। उसको कहते थे पोर्टफोलियो सिस्टम, उसने लॉन्च कर दिया था। जैसे आज भी मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं, पहले उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, फिर पोर्टफोलियो उनको डिपार्टमेंट देते हैं कि जी आपको डिपार्टमेंट है। अगर आपका पोर्टफोलियो फिक्स नहीं है तो आपको पता ही नहीं आप क्या काम करेंगे। तो उसने एक्चुअली में काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये उसकी सबसे बड़ी देन थी। और इंडिया में चूंकि वो गवर्नर कमांडर इन चीफ बन के आया था, तो उसने यहाँ पर एक और पावरफुल चीज़ बनाई, वो था इंडियन पुलिस सिस्टम। भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? क्या नाम है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने यहाँ पर पुलिस सिस्टम बनाया और इंडियन पुलिस एक्ट उसी के द्वारा डेवलप किया गया, इंडियन पुलिस एक्ट। और हम आज भी उसी पुलिस एक्ट को फॉलो करते हैं जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ है। अंग्रेजों ने पुलिस क्यों बनाई होगी? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, गतिविधियों को रोकने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है उसको रोकने के लिए। अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले से हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आज हमारी पुलिस व्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के पास कुछ इमेंस पावर बची हुई है ना। और हम समय समय पर पुलिस व्यवस्था में सुधार करते रहते हैं। तो इंडियन पुलिस एक्ट कॉर्नवालिस के द्वारा प्रमोट किया गया और उन्होंने ही भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, कॉर्नवालिस ने। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने बंगाल में एक और चीज़ लागू की थी जिसको कहते थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, यानी ज़मीन को परमानेंट किसी को किराए पे दे दिया जाए, जिसको कहते थे जमींदारी, जिसको कहते थे बीसवेदारी, कई नाम से उसको जानते थे। तो उन्होंने भूमि सुधार के लिए, रेवेन्यू सिस्टम के लिए बहुत सारे काम किए कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस के जाने के बाद यहाँ पर बनाया गया जॉन सोर को। जॉन सोर ने 1793 से लेकर के 1798 तक काम किया है। इसने भी पूरा 5 साल काम किया है, 98 तक। और जॉन सोर ने ही भारत में स्थायी बंदोबस्त के बारे में विचार दिए थे। जब कॉर्नवालिस गवर्नर थे तो उसके असिस्टेंट हुआ करते थे जॉन सोर, और जॉन सोर के कहने पर ही वहाँ पर भूमि में बहुत सारे सुधार किए गए। जब कॉर्नवालिस चले गए तो जॉन सोर को पावर दे दी गई, जॉन सोर पावर में आ गए। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि भारत में परमानेंट सेटलमेंट किसके समय पर लागू हुआ, तो कॉर्नवालिस। लेकिन इसकी प्रेरणा, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो जॉन सोर। इसको जॉन सोर सिस्टम के नाम से भी जानते थे। 17 के बाद फिर आते हैं वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 तक रहते हैं। वेलेस्ली क्यों याद करते हैं हम लोग? मैं पहले भी बता चुका हूँ। वेलेस्ली जब पावर में आए तब तक भारत में रियासतें कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि रियासतें कमज़ोर हो रही हैं, रियासतों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उनको इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में मिलाते जाते हैं। उसी को कहते थे सहायक संधि या डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडी अलायंस सबसे पहले 1798 में हैदराबाद स्टेट ने साइन की थी। हैदराबाद सबसे पहले शामिल हुआ किसमें? सब्सिडरी अलायंस में। और 1799 में उसमें शामिल हुआ मैसूर। मैसूर 79 में शामिल हुआ था, टीपू सुल्तान मर गया था 4 जून को, उनको शामिल कर लिया था। और 1799 में ही शामिल हुआ तंजावुर, ये भी इसी में शामिल हुआ। और 1801 में इसमें शामिल हुआ है अवध। उस समय अवध को OUDH लिखते थे, अवध। ये 1805 में शामिल हुआ है। और 1802 में शामिल हुए हैं पेशवा। पेशवा आप समझते हैं, मराठा ही थे। और इसी में 1803 में शामिल हुए हैं भोंसले, नागपुर के पास रहने वाले। और 1804 में शामिल हुए हैं सिंधिया। ठीक, सोचो कि उस व्यक्ति ने कितनी जल्दी साइन करके सब्सिडी अलायंस के तहत उनको रख लिया। सब्सिडी अलायंस में लिखा क्या है? उसमें ये लिखा है कि जिसने सब्सिडी अलायंस पर साइन किया है उसकी सेना 50,000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, इससे ज़्यादा सेना नहीं रख सकते। दूसरा कि वहाँ अंग्रेज़ों की एक सेना आपके पास रहेगी और उस अंग्रेज़ों की सेना को आप खिलाएंगे, और उस सेना को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट, या तो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाएगा या फिर रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। इन दोनों में से एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट जो होगा उसको पूछे बिना आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इसी को देखते हुए आप समझ पाएंगे कि 1818 में ये व्यवस्था 1818 के बाद चलती रही थी। हमारे भोपाल, उस समय भोपाल के पास रियासतें होती थी, जैसे नरसिंहगढ़ रियासत थी, राजगढ़ रियासत थी,
रियासत थी ना भोपाल में उस समय 19th सेंचुरी में बिगिनिंग में ही, और ऐसे ही भोपाल रियासत थी। और इन रियासतों पर कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया गया था 1818 में, जिसका नाम था मैडॉक। और जो मैडॉक जहां बैठता था उसको एजेंट का बंगला कहते थे, और एजेंट का बंगला था सीहोर में, जहां सीहोर के कलेक्टर का अभी जो कलेक्ट्रेट है वहीं, आप पता नहीं नई कलेक्ट्रेट तो नहीं बन गई कहीं, सीहोर में नई कलेक्ट्रेट बन गई क्या, पुरानी अभी, हाँ, तो वही बंगला है जहां पर कभी एजेंट बैठता था। तो जहां पर एजेंट बैठता था वो पॉलिटिकल एजेंट के बंगले बनाए गए। आज़ादी के बाद हम लोगों ने खूब यूज़ किया उनको, अभी भी कर रहे हैं, बंगले में तो कोई बुराई नहीं है। और जहां रेजिडेंट बैठता था वो बहुत बड़ा एरिया होता था, क्योंकि बड़ी रियासतों में रेजिडेंट को भेजा जाता था। इंदौर में रेजिडेंट बैठता था, तो इंदौर में जहां रेजिडेंट बैठता था उसका बंगला बहुत बड़ा होता था, और जिस एरिया में रेजिडेंट का एरिया होता था उसको कहते थे रेजिडेंसी एरिया। इंदौर में आज भी रेजिडेंसी एरिया है, ग्वालियर में आज भी रेजिडेंसी एरिया है, जहां जहां रेजिडेंट रहा है वहां रेजिडेंसी एरिया आपको हमेशा मिलेगा। तो इंदौर में भी रेजिडेंसी एरिया है, और जहां रेजिडेंस का बंगला था उसी में पीएससी का ऑफिस खोल लिया था। एमपी पीएससी का ऑफिस उसी रेजिडेंट के ऑफिस में ही था, है ना, बंगले पे ही खोल लिया गया। अब तो नया ऑफिस बन गया है, पुराना नहीं है अब। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं उस समय बदलती थी। और यहाँ इन्होंने इतनी रियासतों के साथ सब्सिडी अलायंस साइन की है, तो ये सारी रियासतें अब अंग्रेजों के दोस्त हो गए, सब्सिडरी हो गए। धीरे धीरे करके उन्होंने भारतीय स्टेट्स को ब्रिटिश स्टेट बनाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि अगर ये हिंदुस्तान का मैप था उस समय का, तो नतीजा ये निकला कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन, 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 यहाँ पर अंग्रेजों का। तो जहाँ जहाँ जो रेड बने हुए हैं ये सब किसका शासन है? अंग्रेजों का। और जहाँ ये ग्रीन बने हुए हैं ये बेचारे अभी भी छोटे छोटे थे, ये स्वतंत्र बने हुए हैं। और जो येलो में बनाने वाला हूँ ये वो हैं जिन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन कर ली थी, जो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। ये सारे सिस्टम जो अंग्रेजों के थे ना, ये 1947 में कैंसिल हो गए थे। तो पीले वाले वो हैं जो अंग्रेजों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते थे, और इनकी संख्या साउथ में और ईस्ट में ही ज़्यादा मिलेगी, है ना। और इस तरह से जहाँ जहाँ आपको रेड दिख रहा है उसको कहेंगे ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब पूरा इंडिया नहीं है, जहाँ ब्रिटेन का शासन चलता है वो ब्रिटिश इंडिया है। तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश इंडिया बना दिया, और यही ब्रिटिश इंडिया फिर उन्होंने अलग अलग प्रांतों में बांटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने प्रांत बनाना शुरू कर दिया, प्रोविडेंस बनाना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ उनका शासन होता गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, अरुणाचल प्रदेश के आसपास का पूरा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है। और इधर की बात करेंगे तो इधर उन्होंने बना दिया जिसको कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सिंध एक प्रदेश हो गया, बलूचिस्तान एक प्रदेश हो गया। सेंटर में एक बड़ी एजेंसी बना ली, इसको सेंट्रल प्रोविंस एजेंसी कहते थे। और वो सेंट्रल एजेंसी के फिर बाद में हिस्से कर दिए गए, उसमें से मध्य भारत भी बना, विंध्य प्रदेश भी बना, और सीपी बरार भी कर दिया उसमें से। फिर बाद में उनको जोड़ करके अलग अलग स्टेट बनाए। बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, मद्रास अलग प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता अलग प्रेसिडेंसी थी। और बंगाल का मतलब अकेला आज का बंगाल नहीं है, बंगाल का मतलब था बांग्लादेश को इंक्लूडिंग करते हुए। इतना बड़ा एरिया उन्होंने बनाया। लेकिन अब इन सब से लगातार लड़ने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उनको लगता था कि कुछ यहाँ के जो लोकल वॉरियर हैं उनकी अपन को ताकत चाहिए। और लोकल वॉरियर कहाँ हैं? नेपाल में। नेपाल में गोरखा लोग थे। वो तो गोरखा लोगों का साथ मिल जाए तो फिर हम अच्छे से अच्छी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। उस समय क्या हुआ कि उनको नॉर्थ ईस्ट में जाना था अंग्रेजों को, और नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग चाहिए, जिन पर पहाड़ों पर रहने की आदत हो। मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को पहाड़ पर रहने की आदत होगी क्या? उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को पहाड़ पर रहने की आदत है? नहीं। राजस्थान में रहने वाले लोगों को पहाड़ में रहने की आदत है? नहीं। पहाड़ पर रहने की आदत किसको? नेपाल के लोगों को। नेपाल के लोगों को है, सिक्किम के लोगों को है पहाड़ पर रहने की, कश्मीर के लोगों को है। अब कश्मीर में तो पॉपुलेशन ही कम है, तो वहां तो कुछ ज़्यादा मिल नहीं सकता। नेपाल ऐसा रीजन था जहां सबसे ऊंचे पहाड़ थे, लोग भी बहुत रहते थे। उन्होंने नेपाल के साथ एक ट्रीटी करी, संगोली की ट्रीटी। अभी होने वाली है, हार्डिंग के समय पर होगी, 1813 में संगोली की संधि होगी। उससे नेपाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और उन्होंने नेपाली योद्धाओं को लेकर के गोरखा रेजिमेंट बना दी। उस गोरखा रेजिमेंट में गोरखा सिपाहियों को भर्ती किया, और उन्हीं सिपाहियों का यूज करके नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों पर उन्होंने युद्ध जीता, असम पर कब्जा किया, म्यांमार पर कब्जा किया। तो एक स्ट्रेटेजी से उन्होंने काम किया जिससे उनको बड़ा फायदा हुआ, है ना। तो यहां से उन्होंने रेजिमेंट सिस्टम लॉन्च किया था और रेजिमेंट बनाना शुरू कर दिए थे। उन्होंने यहां पर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन किया था, जैसे राजपूत रेजिमेंट अलग बनाई थी, राजपूताना राइफल्स। महार रेजिमेंट अलग बनाई थी।
गोरखा राइफल्स अलग बनाई थी, जाट राइफल अलग बनाई थी, ये सब अलग अलग उन्होंने विंग बनाई थी ताकि वो एक जाति के लोगों को एक साथ रख सकें, आपस में लड़ाइयाँ ना हो, क्योंकि वो आपस में भी योद्धा हैं तो आपस में भी लड़ सकते हैं जातियों को लेकर के। तो एक तरह के लोगों को एक ही रेजिमेंट में रखते थे। लेकिन आज़ादी के बाद उनके नाम वही हैं, लेकिन काम अब वो नहीं है। आज आप देखने जाएंगे कि राजपूताना राइफल्स में या राजपूत रेजिमेंट में, सिख रेजिमेंट में सारे लोग वही नहीं होंगे उसी जाति धर्म के, क्योंकि ऐसा करना फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का वायलेशन हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा। तो आज ऐसा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सिस्टम तो उन्होंने बनाया कि भारत के योद्धाओं की ताकत को उन्होंने यूज़ किया है भारत के खिलाफ, और हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए, आपस में इतने डिसइंटीग्रेटेड थे कि हम उनका साथ देते रहे और हमको पता नहीं लगा, हम में से कुछ लोगों को, और अल्टीमेटली वो इंडियंस के साथ ही गलत करते रहे। ठीक, तो यहाँ से शुरू होती है ब्रिटिश इंडिया की कहानी। अभी 4-5 गवर्नर जनरल हुए, अपन को 40 पढ़ने, है ना। चलिए।